हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट आउट क्लासेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे आपके सामने चैप्टर का नाम है जैसे कि भू संसाधन व कृषि। भू संसाधन का मतलब ये है कि भूमि को अपने एक तरह से संसाधन मानते हुए और वहाँ पे जो कृषि का कार्य किया जाता है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो हमारे चैप्टर के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और लाइन्स हैं उन्हीं को अपने देखेंगे। तो सबसे पहले इसने जैसे बताया हुआ है कि भूमि के उपयोग का वर्गीकरण, मतलब जो भूमि है उसका उपयोग कैसे-कैसे, किन-किन क्षेत्रों में किया जा रहा है, उनके बारे में यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। तो जो भूमि उपयोग का वर्गीकरण करने वाले होते हैं, उसको अपने क्या कहते हैं, भू राजस्व विभाग या भू राजस्व और सर्वेक्षण विभाग कह देते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, जो कि अपने को सारे भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में बताता है। अब इन्होंने जैसे डिवाइड किया हुआ है, किन-किन एरिया में किया है, तो सबसे पहले वनों के अधीन क्षेत्र। मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे क्या है, जंगल देखने को मिलते हैं और जो कि सरकार के द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया है, जहाँ वन विकसित हो सकते हैं और भू राजस्व अभिलेखों में इस परिभाषा को सतत अपनाया गया है। ठीक है? और उसके बाद में दूसरे जो आते हैं वो आते हैं बंजर व व्यर्थ भूमि, मतलब कि ऐसा क्षेत्र जो कि कृषि योग्य है, बनाया ही नहीं जा सकता, जिसको अपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल, खड्ड आदि क्षेत्रों को इसमें शामिल करते हैं। उसके बाद में आता है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। गैर कृषि कार्य मतलब कृषि को अगर छोड़ दिया जाए, उसके अलावा दुकानें, उद्योग धंधे, सड़कें, बस्तियाँ, ये सारी चीज़ें गैर कृषि कार्यों में आती है। स्थायी चारागाह क्षेत्र मतलब कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पशुओं को चराने के लिए छोड़ा जाता है, जिसके बीच में जैसे कोई भी एक गाँव है, तो उस गाँव के आस-पास का कोई एक छोटा-सा एरिया जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है, जिसको अपने एक साझा संपत्ति संसाधन कह देते हैं। उसके बाद में आता है विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। तरु और तरु फसलों व उपवनों का मतलब क्या होता है, जहाँ पे अपने कह सकते हैं कि बाग बगीचे और फलदार जो वृक्ष होते हैं, उनके लिए जो भूमि होती है, उनको शामिल किया गया है। ये निजी स्वामित्व में होती है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद में आगे देखें तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि क्या होती है, जो कि पिछले 5 साल या उससे अधिक समय तक खाली पड़ी हुई है, उसको अपने क्या कहते हैं, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। वर्तमान प्रतिभूमि क्या होता है, जिसमें 1 वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित खाली छोड़ी जाती है, जिसको अपने क्या कहते हैं, वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। पुरातन प्रतिभूमि क्या होती है, जो कि 1 साल से ज़्यादा और 5 वर्षों से कम समय तक के लिए खाली छोड़ी जाती है, इसको पुरातन भूमि कह देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लो, जैसे कि जो वर्तमान प्रतिभूमि है, इसके बीच में तो टाइम पीरियड हो गया 1 साल, ठीक है? और जो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है, वो कितनी होगी, 5 साल या उससे ज़्यादा। और जो पुरातन प्रतिभूमि होगी, वो होगी 1 से 5 साल के बीच का एरिया। उसके बाद में आता है निवल बोया गया क्षेत्र, मतलब कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे फसलों को उगाया और काटा जाता है, जिसको अपने निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं, जो कि खाली नहीं छोड़ा जाता। उसके बाद में ऐसे आगे देखेंगे तो भारत के अंदर भू उपयोग परिवर्तन किस तरह से अपने को देखने को मिल रहा है। तो अपने को ये पता है कि जैसे-जैसे अपने देश में विकास हो रहा है, वैसे-वैसे कृषि की जितनी भी भूमि है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, दबाव बढ़ने लग रहा है। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो उसको रहने के लिए ज़मीन भी ज़्यादा चाहिए और खाने के लिए भी अ, फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाना पड़ेगा। दूसरा कारण क्या है कि प्राथमिक सेक्टर को छोड़ के द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ इन सेक्टरों में ज़्यादा तेज़ी आने के कारण भी क्या है, कृषि वाले क्षेत्रों को खत्म किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में तीसरा जो कहा गया है, इसके बीच में एक है कि कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम हो जाता है और भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होता। अब होता क्या है कि मान लो आपने कृषि का एरिया कम कर दिया, जनसंख्या बढ़ गई, कृषि का एरिया कम हो गया, बट कृषि भूमि जो है उसके ऊपर दबाव कम नहीं हुआ, वो लगातार बढ़ने ही लग गया। उसके बाद में ऐसे बताया गया कि विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात अपेक्षाकृत धीरे-धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है और कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान जो है वो तीव्रता से कम दिखाई दे रहा है। मतलब कि जीडीपी के अंदर या विकास के अंदर कृषि का महत्व बहुत धीरे-धीरे क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जनसंख्या जो कृषि सेक्टर पे निर्भर थी, वो क्या है, लगातार बढ़ रही है, क्योंकि लोगों के पास काम धंधा नहीं है, इसीलिए वो कृषि के ऊपर निर्भर हो रहे हैं। उसके बाद में आगे अपने देखें, तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है
कि गैर कृषि कार्यों में जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या है, हम कह सकते हैं अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि वो कृषि वाले चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं और बाकी सेक्टरों में काम करके अपना विकास करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त गाँवों व शहरों में बस्तियों के अंतर्गत क्षेत्रफल के विस्तार से भी इसमें वृद्धि हुई है। अब गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का प्रसार कृषि योग्य परंतु व्यर्थ भूमि तथा कृषि भूमि की हानि पर हुआ है। ये है कि गैर कृषि कार्य करेंगे ना, तो जितनी भी कृषि योग्य भूमि होती है, उसको अपने को कम करना ही पड़ेगा। ऐसे ये बताया गया है कि देश में वन क्षेत्र में वृद्धि सीमांकन के कारण हुई, न कि देश में वास्तविक वन आच्छादित क्षेत्र के कारण। ये कह रहा है कि पहले के टाइम में क्या होता था कि वनों के क्षेत्र में वृद्धि कर देते थे, तो क्या है, देश के अंदर जो वनों का प्रतिशत है, वो बढ़ जाता था। और अब ये बता रहे हैं कि ऐसा वास्तविक रूप में अपने को देखने को नहीं मिलता। उसके बाद में जैसे क्या है, वर्तमान प्रतिभूमि में वृद्धि को 2 कारणों से समझा जा सकता है। वर्तमान प्रतिभूमि कौन-सी होती है? जो कि 1 साल तक के लिए खाली छोड़ी जाती है। उसमें बताया जाता है कि इसमें भी काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है, जो वर्षा की अनियमितता तथा फसल चक्र पर निर्भर होती है। मतलब कि 1 साल के लिए भी कई लोग छोड़ते हैं, कई लोग उसको भी छोड़ना बंद कर चुके हैं। उसके बाद में बताया कि जो निवल बोया गया क्षेत्र है, उसके बारे में बताया कि इसमें भी धीमी गति से ह्रास दर्ज किया जाता रहा है। मतलब कि निवल बोया गया क्षेत्र भी धीमी-धीमी गति से ही अब क्या है, इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। निवल बोए गए क्षेत्र में न्यूनता का कारण गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के अनुपात में वृद्धि है। सीधी-सी बात ये है कि आज के जो लोग हैं, वो फसलों को उगाते हैं, काटते हैं। इसके बीच में भी जो गैर कृषि कार्य हैं, उनके कारण कमी देखने को अपने को मिल रही है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, उन फसलों को जहाँ पे उगाया जाता है और काटा जाता है, उनमें भी बेच-बेच के, मतलब कि उनकी जो ज़मीन है, उनको बेच-बेच के वहाँ पे आस-पास अपने को घर, दुकानें, उद्योग धंधे, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि एक बार में उनको ज़्यादा मुनाफ़ा दिखता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, ज़मीनों को बेच देते हैं। वे 4 भू-उपयोग संवर्ग जिसमें क्षेत्रीय अनुपात में गिरावट आई है, जिसमें बंजर व व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, फसल वृक्षों के अंतर्गत भूमि और प्रतिभूमि हैं। तो अब इसके बाद में लिखा हुआ है, जैसे कि इनके घटते क्रम की व्याख्या निम्न कारणों से की जा सकती है। मतलब कि ऐसे कौन-कौन से रीज़न हैं जिसके कारण भूमि जो है वो कम होती जा रही है। जैसे समय के साथ-साथ कृषि तथा गैर कृषि कार्यों की भूमि पर दबाव पड़ रहा है। वैसे-वैसे व्यर्थ और कृषि योग्य जो भूमि है, वो भी कम होती जा रही है। फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्रों में कमी होने के कारण कारण कृषि पर भी क्या हो रहा है, एक तरह से दबाव बढ़ रहा है, कृषि भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। अब इसके बीच में अपने जैसे अगर ये देखना चाहो तो डायग्राम देख सकते हो, अदरवाइज़ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? अब लिखा है जैसे साझा संपत्ति संसाधन। साझा संपत्ति संसाधन कौन से होते हैं? जैसे कि कोई भी एक गाँव है, ठीक है? 2 तरह की संपत्ति के संसाधन होते हैं। तो भूमि को 2 भागों में बाँटा जा सकता है स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? अधिकार के आधार पे। अधिकार किसका हो सकता है? या तो मेरे अकेले का हो सकता है। अगर मेरे अकेले का अधिकार है, तो उसको कहते हैं निजी भू-संपत्ति। मतलब कि मेरी खुद की ज़मीन, मेरा खुद का कुआँ, मेरे खुद का घर, मेरे खुद की प्रॉपर्टी, ठीक है? साझा संपत्ति संसाधन में क्या होता है, जिसके ऊपर जो भी गाँव है, मान लो एक गाँव है, तो उस पूरे गाँव का सारों का क्या है, उसके ऊपर अधिकार होता है। उसमें से वो उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे गाँवों के अंदर कई कुएँ देखने को मिलते हैं, ठीक है? बावड़ियाँ देखने को मिलती हैं, तालाब देखने को मिलते हैं, या अपने कह सकते हैं वहाँ पे कोई भी एक अ, धर्मशाला देखने को मिलती है। तो वो क्या है, सारों की सांझी संपत्ति होती है, मतलब कि कोई भी वहाँ पे जाके रह सकता है, वहाँ पे जो भी पानी है या वहाँ पे जो भी चारागाह है, वहाँ पे अपने पशुओं को चरा सकता है, ठीक है? उसको क्या कहते हैं, साझा संपत्ति संसाधन कह देते हैं। साझा संपत्ति संसाधनों में जैसे यहाँ पे आपके सामने एग्ज़ाम्पल लिखे हुए हैं, सामुदायिक वन, चारागाह, ग्रामीण जलीय क्षेत्र या अन्य सार्वजनिक स्थान साझा संपत्ति संसाधन के उदाहरण हैं, ठीक है? उसके बाद में जैसे आगे देखेंगे तो कृषि भू-उपयोग के बारे में लिखा हुआ है कि जो भी आज के टाइम में या पिछले पुराने टाइमों से अगर देखा जाए, तो लोग क्या कृषि के ऊपर निर्भर थे। अब जैसे इसने बताया कि द्वितीयक व तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की अपेक्षा कृषि पूर्णतः भूमि पे आधारित है। कृषि आप भूमि के द्वारा ही कर सकते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो कृषि उत्पादन में भूमि का योगदान अन्य सेक्टरों में इसके योगदान से अधिक है। मतलब कि भूमि जो है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा किन चीज़ों पे निर्भर है, तो कृषि जो है वो सबसे ज़्यादा भूमि पे निर्भर है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो भूमि पे इतनी ज़्यादा निर्भर नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनता प्रत्यक्ष रूप से वहाँ की गरीबी से संबंधित है।
कि गाँवों में अगर आपको भूमि बहुत ही कम देखने को मिल रही है, तो वहाँ की गरीबी भी अपने को दिखाई देती है। उसके बाद में लिखा है भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादकों को प्रभावित करती है, जो अन्य कार्यों में नहीं है। अपने को पता है कि कृषि करने के लिए वहाँ पे जो भूमि के अंदर उत्पादक क्षमता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, वो सिर्फ़ कृषि को ही प्रभावित करेगी, बाकी गैर कृषि क्षेत्रों में इसका कोई भी मतलब नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में भू-स्वामित्व का आर्थिक मूल्य के अतिरिक्त सामाजिक मूल्य भी है। अब गाँवों के अंदर अगर अपने देखा जाए, तो भूमि को सिर्फ़ पैसे के नज़रिए से नहीं बल्कि समाज में अपने कह सकते हैं अ अपना एक हिस्सा मानते हुए उसको क्या है केयर करते हैं उसकी, ठीक है? जैसे अपने अपने जितने भी घरों के सदस्य हैं, उनकी जैसे अपने केयर करते हैं, वैसे ही उनके लिए जो भूमि होती है, वो भी ये माना जाता है कि किसानों का एक अंग भूमि भी है। जबकि जो शहरों वाले हैं, उनको सिर्फ़ पैसे से मतलब होता है कि भूमि मिले, उससे हम पैसा कमाएँ, अदरवाइज़ उनको कोई भी मतलब नहीं होता। बट गाँवों के अंदर क्या है, भूमि को पैसे के अलावा अपना एक अंग भी माना जाता है, ठीक है? उसके बाद में सीधी-सी बात ये है कि कृषि योग्य जो भूमि थी, वो धीरे-धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह का अ, कम कमी देखने को अपने को मिलती है। उसके बाद में इसने क्या है कि प्रौद्योगिकी 2 भागों में बाँटी जा सकती है। टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। पहली वह है जो प्रति इकाई भूमि में फसल विशेष की उत्पादकता बढ़ाए। दूसरी वह प्रौद्योगिकी जो कृषि वर्ष में गहन भू उपयोग से संबंधित फसलों का उत्पादन बढ़ाए। इसका कहने का मतलब ये है कि एक तो ऐसी फसलों को लगाया जाना चाहिए मतलब कि टेक्नोलॉजी इस तरह की बनाओ कि ऐसी फसलों को लगाएँ जिससे क्या है उत्पादकता को बढ़ाया जा सके मतलब कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सके। दूसरा ऐसा कि कोई भी एक कृषि वर्ष है मतलब कि कभी भी भूमि के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने जोर देते हैं मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उगाने की कोशिश करें तो ये हो कि सारी फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सके, ये नहीं कि सिर्फ़ एक ही फसल का उत्पादन बढ़ाया जा सके। तो इसमें क्या कह रहा है कि सीमित भूमि से भी कुल उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ श्रमिकों की माँग भी पर्याप्त रूप से बढ़ती है। जैसे-जैसे आप उत्पादन को बढ़ाएँगे, वैसे-वैसे क्या है श्रमिकों की माँग भी बढ़ेगी, ठीक है? भारत जैसे देश में भूमि की कमी, श्रम की अधिकता, ऐसी स्थिति में फसल संघनता की आवश्यकता केवल भू-उपयोग से ही वांछित है, अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी जैसी आर्थिक समस्या को भी कम करने के लिए आवश्यक है। गाँवों के अंदर आज आप देखोगे तो ज़्यादातर बेरोजगार देखने को मिलेंगे और वो बेरोजगार को 2 भागों में बाँटा जा सकता है। एक होती है मौसमी बेरोजगारी, एक होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो अपने को गाँवों में देखने को मिलती है। ठीक है? उसके बारे में अपने आगे डिस्कस करेंगे। अब ये बात करते हैं कि भारत के अंदर फसल ऋतुएँ 3 तरह की हैं, खरीफ, रबी और जायद। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि खरीफ की फसलें कौन-सी होती हैं और कब बोई जाती हैं, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद में रबी की फसलें कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, इसके अंदर कौन-कौन सी फसलें आती हैं, जायद की कौन-कौन सी फसलें होती हैं, ठीक है? और कब-कब ये बोई जाती हैं। तो ये आपके सामने यहाँ पे एक पैराग्राफ पूरा देखने को मिल रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो खरीफ की फसल है, वो आपकी जो रबी के टाइम के अंदर ना बोई जा सके। जैसे यहाँ पे देखोगे तो खरीफ की बोई की फसल जैसे चावल है, ठीक है? उत्तरी भारत राज्य में। वैसे ही दक्षिण में रबी की फसल में भी यहाँ पे चावल देखने को मिल रही है दक्षिणी राज्य में, ठीक है? पर अपने को मेनली ये याद रखनी है कि खरीफ की फसल कौन-सी होती है, रबी की फसल कौन-सी होती है। ये डायग्राम जो है ना, इसमें सिर्फ़ आपको यही याद रखना है कि खरीफ की फसलें कौन-सी है, रबी की फसलें कौन-सी है, कब से कब तक बोई जाती है। तो इसके ऊपर ज़्यादा इतना ध्यान मत देना, क्योंकि इसके बीच में दोनों की दोनों फसलें जैसे चावल है, चावल एक ऐसी फसल है जो कि पूरे साल में बोई जा सकती है। इसकी अलग-अलग किस्में होती हैं, वो अपने आगे आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। ठीक है? उसके बाद में इसने कहा है कि कृषि के प्रकार बाँटे गए हैं। एक होती है सिंचित कृषि, जिसके बीच में अपने पानी लगाते हैं, पानी देते हैं। एक होती है बारानी कृषि, जिसमें वर्षा पर निर्भर होती है कि वर्षा होगी तभी फसलें उगेंगी, अदरवाइज़ नहीं उगेंगी। ठीक है? उसके बाद में अगर आपने आगे देखें, तो जो आर्द्रता के आधार पे आर्द्रता का मतलब क्या होता है? पानी के आधार पे। तो पानी के आधार पे कृषि को 2 भागों में बाँटा गया है। एक है शुष्क भूमि कृषि मतलब कि ऐसी भूमि के ऊपर कृषि करना जो कि बहुत ज़्यादा शुष्क है मतलब जहाँ पे इतना ज़्यादा पानी नहीं आता, ठीक है? और आर्द्र भूमि कृषि कौन-सी है? जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो भारत में जो शुष्क भूमि खेती है, वो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है, जिसके बीच में यहाँ पे आप फसलें देख सकते हैं। इन फसलों को आप याद कर लेना और आर्द्र कृषि वाले क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के अतिरिक्त वर्षा जल पौधों की ज़रूरत से अधिक होता है। मतलब वहाँ पे इतने पानी की आवश्यकता नहीं होती बट फिर भी वहाँ पे पानी क्या है ज़्यादा होता है
और जिसके कारण कि अपने को मृदा अपरदन का सामना करना पड़ता है। और वे फसलें फिर वहाँ पे कौन-सी फसल उगाई जाती है, जैसे चावल, जूट, गन्ना, इन फसलों को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ पे ये फसलें ज़्यादा उगाई जाती हैं। उसके बाद में आता है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें ऐसी फसलें जिनका यूज़ भारत के अंदर खाने योग्य किया जाता है, मतलब कि खाने के पर्पज़ से किया जाता है, ना कि बेचने के पर्पज़ से। इसके बीच में अनाज आता है, दालें आती हैं, ठीक है? चावल आता है, गेहूँ आता है, तो वो अपने यहाँ पे देखते रहते हैं। तो अनाज के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जैसे 54% भाग पे अनाज बोया जाता है। भारत विश्व का लगभग 11% अनाज का उत्पादन करता है। अमेरिका, चीन के बाद ये तीसरे नंबर पे है, ठीक है? उसके अलावा जैसे बताया गया है कि उत्तम अनाजों में चावल और गेहूँ, मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी आदि में वर्गीकृत किया गया है। अब सबसे पहले आता है चावल। जो-जो लाइनें मैं बताऊँ वो याद करते रहना, क्योंकि वही पेपर के अंदर भी कई बार क्वेश्चन जो बनेगा वो मैं आपको बता दूँगा कैसे बनेगा। चावल एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। ये भोजन के रूप में चावल का यूज़ किया जाता है। ये बहुत सारे कृषि जलवायु प्रदेशों में उगाई जाती है। इसकी 3 किस्में होती हैं, ठीक है? ओस, अमन और बोरो। पश्चिम बंगाल में तीनों किस्में बोई जाती हैं। इसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। भारत के अंदर ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में देखने को मिलता है, ठीक है? और ये मानसून ऋतु में खरीफ की फसल के रूप में बोई जाती है, क्लियर? भारत विश्व का 22.07% चावल का उत्पादन करता है और चीन के बाद भारत विश्व में दूसरे स्थान पे है चावल को उगाने में, ठीक है? उत्पादन में। उसके बाद में चावल की अगर अपने प्रति हेक्टेयर पैदावार देखें, तो वो तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल राज्यों में है। इसमें से पहले 4 राज्यों में लगभग संपूर्ण चावल क्षेत्र सिंचित है। क्षेत्र सिंचित है मतलब पानी लगाया जाता है वहाँ पे, ठीक है? वर्षा के ऊपर निर्भर नहीं है, पानी लगाया जाता है। पंजाब, हरियाणा पारंपरिक रूप से चावल उत्पादक राज्य नहीं है। हरित क्रांति के बाद ही वहाँ पे क्या है, चावल का उत्पादन शुरू किया गया और आपको पता ही है कि हरित क्रांति के अंदर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हरित क्रांति लाई गई, ठीक है? उसके अलावा आगे का जो अपने मैटर देखने वाले हैं वो है गेहूँ, ठीक है? गेहूँ जो है वो चावल के पश्चात दूसरा प्रमुख अनाज है। भारत जो है विश्व का 12.8% गेहूँ उत्पादन करता है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसमें ये रबी की ऋतु में बोया जाता है और ये 85% भाग भारत के उत्तरी भाग, मध्य भाग तक केंद्रित है। मतलब उत्तरी भाग और मध्य भाग तक केंद्रित है। गंगा के मैदान, मालवा का पठार, हिमालय पर्वत श्रेणी के क्षेत्र में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है? देश के कुल बोए गए क्षेत्र का 14% भाग गेहूँ की कृषि करने के लिए उगाया जाता है। ये कह सकते हैं गेहूँ की कृषि की जाती है। गेहूँ के राज्य कौन-कौन से हैं? यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान हैं। जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में प्रति हेक्टेयर मध्यम स्तर की है। मतलब कि अगर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग देखें, हेक्टेयर का मतलब ये होता है कि 1 किल्ले के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वहाँ पे पैदावार कम हो रही है, बट उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में गेहूँ की कृषि वर्षा आधारित है, उत्पादकता यहाँ पे कम होती है। अब जो यहाँ पे आप एरिया देख रहे हैं, पंजाब का जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पे तो आपको पता ही है कि पानी जो है वो लगाया ही जाता है, ठीक है? जबकि अगर आप हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में देखेंगे वो सारा का सारा कृषि जो है वहाँ की वर्षा पे आधारित है। उसके बाद में आता है ज्वार। तो ज्वार जो है वो 16.5% भाग पे बोया जाता है, ठीक है? उसके बाद में ये अर्धशुष्क क्षेत्रों की फसल है। ज्वार उत्पादक जो राज्य है उसमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये आते हैं, क्लियर? उसके बाद में आगे देखें, उसके बाद में आती है बाजरा। तो बाजरा जो है वो भारत के पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भागों में गर्म और शुष्क जलवायु में बोया जाता है। ये एकल फसल भी है और मिश्रित फसल के रूप में भी बोया जाता है। यह फसल जो देश के 5.2% भाग पे बोई जाती है। इसका जो एरिया वो आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा का क्षेत्र यहाँ पे देखने को अपने को मिलता है। उसके अलावा अगर देखें तो राजस्थान, गुजरात व हरियाणा में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से इस फसल की पैदावार में वृद्धि देखने को मिलती है। उसके बाद में आता है मक्का। तो मक्का जो है वो एक खाद्य फसल भी है और चारे की फसल भी है और ये अर्धशुष्क जलवायु वाले परिस्थितियों में भी उगाई जा सकती है। इसमें पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भारत को छोड़कर लगभग सभी हिस्सों में ये बोया जाता है। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम देख सकते हैं, ठीक है? और उनको लिख सकते हैं। दालें, दालों के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, ठीक है? और ये एक फलीदार फसल है जिसके बीच में नाइट्रोजन यौगिकीकरण के द्वारा मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाने में काम आता है। और जो उड़द की फसल है, वो सबसे ज़्यादा मिट्टी में उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है।
ठीक है। उसके बाद में जैसे लिखा है शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसल होने के कारण दालों की उत्पादकता कम है, कि जो शुष्क क्षेत्र है वहाँ पे अपने को क्या है, ज़्यादातर वर्षा वाला एरिया ना होने के कारण वहाँ पे अपने को दालों की उत्पादकता भी कम देखने को मिलती है। इसके बीच में चना और अरहर भारत की प्रमुख फसलें हैं दालों के रूप में। उसके बाद में आता है चना। चना जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की फसल है, ठीक है। ये वर्षा आधारित फसल है, मतलब कि बारानी क्षेत्रों में होती है और ये रबी की ऋतु में बोई जाती है। इस फसल को सफलतापूर्वक उगाने के लिए वर्षा की केवल 1 या 2 बार अपने मान सकते हैं सिंचाई की आवश्यकता होती है। 1-2 बार या तो हल्की बौछारें हो जाए या फिर 1-2 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे चने की फसल बोई जा सकती है, ठीक है। तथा इसके स्थान पर गेहूँ की फसल भी बोई जाती है। और जैसे यहाँ पे अगर आप एरिया देखें उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ये देखने को मिलते हैं। उसके बाद में जैसे अरहर की फसल, तो ये भी एक दाल की फसल ही है, ठीक है, जिसे लाल चना या पिजन पी के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पिजन पी के नाम से किसे जाना जाता है, तो अरहर की फसल को पिजन पी के नाम से जाना जाता है। भारत के क्षेत्रफल में 2% भाग पे इसकी खेती की जाती है और 1/3 जो उत्पादन है वो सिर्फ महाराष्ट्र में ही किया जाता है। उसके अलावा आप यहाँ पे एरिया देख सकते हैं। तिलहन फसलें कौन सी होती है, ऐसी फसलें जिनसे क्या है तेल निकाला जाता है और खाने के लिए वो काम में ली जाती हैं, जैसे कि मूंगफली, तोरियां, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो मूंगफली जो है वो ज्यादातर आपको क्या है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों या आपने कह सकते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि मूंगफली जो है इसको इतना ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती और बरानी खेती में ये ज्यादा पैदावार इसकी होती है, ठीक है। यहाँ पे आप एरिया देख सकते हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में जहाँ भी यह फसल आंशिक रूप से सिंचित है वहाँ इसकी पैदावार अपेक्षाकृत अधिक होती है और सबसे कम कहाँ है, जैसे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। गुजरात का जो राजकोट है वो मूंगफली के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद में जैसे तोरियां और सरसों है, तो तोरियां और सरसों भी तिलहनी फसलें हैं। ये उपोष्ण कटिबंधीय फसलें हैं और उत्तर पश्चिमी भाग व मध्य भाग में रबी में बोई जाती हैं, रबी की ऋतु में बोई जाती हैं। इसके अलावा ये 2.5% भाग पर बोई जाती है। इसका जो एरिया वो देख सकते हैं हरियाणा और मध्य प्रदेश अलावा बताया हुआ है। राजस्थान के अलावा हरियाणा और मध्य प्रदेश बताया हुआ है। अन्य तिलहनी फसलों में सोयाबीन, सूरजमुखी आ जाती हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसे बोया जाता है सोयाबीन को, और दोनों राज्य मिलकर लगभग देश का 90% सोयाबीन का उत्पादन करते हैं। 90% उत्पादन सिर्फ 2 राज्यों से देखने को मिलता है, एक मध्य प्रदेश और एक महाराष्ट्र से, ठीक है। उसके बाद में अगर अपने आगे देखें तो रेशेदार फसलें ऐसी फसलें जिनसे क्या है अपने ये कह सकते हैं कि धागा बनाया जाता है, जिसके बीच में कपास, जूट, ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है। कपास जो है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि एक उष्ण कटिबंधीय फसल है और खरीफ ऋतु में बोई जाती है। और भारत का जो बहुत बड़ा कपास उत्पादन जो क्षेत्र है वो अब पाकिस्तान में जा चुका था, जैसे ही मतलब डिवाइडेशन हुआ भारत का। अब भारत के अंदर छोटे रेशे वाली कपास, लंबे रेशे वाली कपास, अमेरिकन कपास जिसे कह देते हैं लंबे रेशे वाली को, और पश्चिमी भागों में इसको नरमे के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है कि जब भी कपास का उत्पादन किया जाता है और जैसे ही फूल आने का समय होता है, तो फूल आने के टाइम पे बारिश नहीं होनी चाहिए। अगर बारिश होती है तो इसका फूल मुरझा के नीचे गिर जाता है, जो कि फसलों को बहुत ज़्यादा खराब करता है। चीन के बाद में भारत का दूसरा स्थान है और 4.7% भाग पे कपास बोया जाता है। कपास के 3 मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान। इसके अलावा जैसे बताया गया पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण में तेलंगाना, मतलब कि लगभग एरिया में जहाँ पे गर्मी रहती है और थोड़ा बहुत पानी लगा के काम चलाया जा सकता है, वहाँ पे इसकी अ, बुआई की जा सकती है कपास की। जूट का यूज़ किस लिए किया जाता है? वस्त्र, थैला, बोरे बनाने में या सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। बांग्लादेश के अंदर सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है और पश्चिम बंगाल का एरिया जो अपने पूरे भारत का 3/4 भाग जूट का उत्पादन करता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे गन्ने की फसल है, तो गन्ने की फसल के बारे में अगर आप देखें तो ये उष्णकटिबंधीय फसल है, इसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। ये वर्षा पे भी निर्भर है और इसके साथ-साथ सिंचाई वाले एरिया में भी गन्ने को लगाया जा सकता है। ज़्यादातर अगर आपने देखें तो जहाँ पे भी नदियाँ, नहरें होंगी ना, वहाँ पे गन्ने की खेती आसानी से की जा सकती है। इसका जैसे अगर आप एरिया देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सारे भागों में सिंचाई के माध्यम से गन्ने की बुआई की जाती है। और उत्तर प्रदेश देश का 40% गन्ना उत्पादन करता है। इसके अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये भी क्या है उत्पादक राज्य हैं, महाराष्ट्र भी। उसके बाद में आती है चाय। चाय जो है उसके बारे में यहाँ पे अगर अपने देखें तो चाय के अंदर कैफ़ीन और टैनिन की प्रचुरता देखने को मिलती है। कैफ़ीन और टैनिन क्या है? एक तरीके का हम कह सकते हैं
नशीले पदार्थ होते हैं, जिसके कारण क्या है, अपने को आदत पड़ जाती है चाय की। ठीक है। उसके अलावा ये 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई चाय की खेती। ठीक है। और पश्चिम बंगाल के उप हिमालय भागों में भी इसकी खेती प्रारंभ कर दी गई थी। इसके अलावा पश्चिमी घाट की नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियों पे भी इसकी खेती की जाती है। विश्व का लगभग 21.22% चाय का उत्पादन भारत करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी भारतीय चाय का भाग अब घटा है। चाय निर्यातक देशों में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। चीन पहले नंबर पर है चाय के उत्पादन में, और असम वाले क्षेत्र में भी चाय की कृषि 53.2% भाग पे देखने को मिलती है। उसके बाद में अगर देखें कॉफ़ी, तो कॉफ़ी की यहाँ पे 3 किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका, ये इसकी 3 किस्में हैं। और जो अरेबिका कॉफ़ी है, ये सबसे अच्छी कॉफ़ी मानी जाती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। परंतु भारत विश्व का केवल 3.17% कॉफ़ी का ही उत्पादन करता है। ज़्यादातर ये ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इथोपिया तथा पेरू के बाद भारत का 8वां स्थान यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये कहाँ-कहाँ पे होती है, तो तमिलनाडु में पश्चिमी घाट की उच्च भूमि पे, कर्नाटक में, केरल में कॉफ़ी देखने को मिलती है। 2/3 जो है उत्पादन वो अकेला कर्नाटक राज्य करता है। भारत में कृषि का विकास है कि किस तरह से कृषि का विकास हुआ है पहले के टाइम से लेके अब तक का, ये अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। जो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, इन पॉइंट्स को पढ़ लेना कि किस तरह से अपने ये कह सकते हैं कि कृषि के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। उसके अलावा अगर देखें कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी का विकास, 50 वर्षों में कृषि उत्पादन और प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। जैसे बहुत सी फसलें थी जिनके उत्पादन तथा पैदावार में प्रभावशाली वृद्धि की गई है। इसमें जैसे ये सारी फसलें लिखी हुई हैं, इनमें अपने को वृद्धि देखने को मिल रही है। सिंचाई के कारण भी कृषि क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाया गया और रासायनिक खादों, कीटनाशकों, मशीनों के उपयोग के द्वारा भी इसके उत्पादन बढ़ाने में अहम योगदान दिया है। ठीक है। भारतीय कृषि की क्या क्या समस्याएं हैं, शॉर्ट एंड सिंपल समझ लेना कि कहीं भी अगर अपनों कृषि करनी है तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए, कृषि जो है वो मानसून का जुआ है, कि अगर बारिश होगी तभी कृषि अच्छे ढंग से हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाती। इसलिए कहा गया है कि अनियमित मानसून पर निर्भरता, मतलब कि कृषि जो है वो ज़्यादातर किस पे निर्भर होती है, मानसून पे, और मानसून आएगा तभी कृषि होगी, अदरवाइज कृषि नहीं हो पाएगी। ये पॉइंट इसके बीच में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। अदरवाइज सिंचाई भी अगर मानसून के ऊपर डिपेंड नहीं है तो सिंचाई के ऊपर डिपेंड होता है, तो सिंचाई का एरिया भी आसपास का होना चाहिए। निम्न उत्पादकता, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो भी फसलें हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फसलों की उत्पादकता कम है। भारत में अधिकतर फसलें चावल, गेहूँ, कपास व तिलहन की प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस तथा जापान से कम है। अब होता क्या है कि भूमि के ऊपर इतना ज़्यादा जोर डालने के कारण जो भी लोगों को खाने की जो अपने कह सकते हैं कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे चावल, गेहूँ, कपास, मक्का, तिलहन फसलें, इनका ही उत्पादन ज़्यादा किया जाता है, पर इनका उत्पादन भी कुछ-कुछ एरिया में किया जाता है, जिसके कारण क्या भूमि के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है और बाकी देशों की तुलना में अपने देश में इनका उत्पादन कम होता है। उसके बाद में जैसे देखें तो वित्तीय संसाधनों की बाध्यता और ऋणग्रस्तता। इसका मतलब ये है कि अगर कृषि करने वाले जो लोग हैं, इनके पास इतने ज़्यादा अगर संसाधन नहीं होते, मतलब मान लो इनके पास मशीनें नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, तो ये क्या करते हैं, अपनों से जो बड़े ज़मींदार होते हैं, जिनसे पैसा उठाते हैं, तो ये क्या है, एक तरह से कर्ज़ के रूप में फँसते जाते हैं और अंत में क्या करते हैं, ये आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है? उसके बाद में ऐसे भूमि सुधारों की कमी। इसका मतलब ये है कि भूमि के ऊपर अपने ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन तो करते रहते हैं, बट भूमि को खाली नहीं छोड़ते ताकि भूमि के अंदर कुछ सुधार किया जा सके। भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए वहाँ पे दालों को नहीं बोते, अपने सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों पे उन्हीं चीज़ों का उत्पादन करते रहते हैं जिनसे हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, पर अपने भूमि के सुधार के कार्यक्रमों के बारे में कभी भी नहीं सोचते। इसीलिए भूमि सुधार की भी बहुत ज़्यादा कमी होती रही है। छोटे खेत व विखंडित जोत, इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं कि धीरे-धीरे अपने खेतों को बेचना या ठेके पे देना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण खेतों का आकार क्या है, छोटा होता जा रहा है। और आज के टाइम में आप देखेंगे तो छोटे-छोटे किसान बहुत ज़्यादा हैं, जबकि बड़े किसान बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण इन जोतों का औसत आकार भी और ज़्यादा सिकुड़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे-जैसे लोग बढ़ेंगे तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए और वो खेतों वाले एरिया को काट के वहाँ पे रहने की चीज़ें
बना रहे हैं, मतलब रहने के लिए घर बना रहे हैं। वाणिज्यीकरण का अभाव, वाणिज्यीकरण का मतलब क्या होता है कि जितने भी किसान हैं वो अपनी ज़रूरत के लिए उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है? मतलब कि उनका घर चल जाए, उनके अलावा उनको बेचने-बूचने का कोई नहीं है, क्योंकि उनका उत्पादन ही इतना हो पाता है कि वो खुद का गुज़ारा कर सकें, तो वो बेचने लायक उनके पास कुछ भी नहीं बच पा रहा। उसके अलावा जैसे लिखा है व्यापक अल्प रोज़गारी, तो इसका मतलब क्या है कि कृषि का क्षेत्र जैसे-जैसे कम हो रहा है, तो लोगों में बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत बड़े लेवल पे ये हो रहा है, क्योंकि भारत के अंदर लगभग 75 से 80% जो लोग हैं वो कृषि के ऊपर निर्भर है। अगर कृषि का क्षेत्र कम हो जाता है और मानसून में भी कमी आ जाती है, तो उनके पास कोई भी काम धंधा नहीं हो पाता और वो पूरे साल भर क्या है बिना रोज़गार के ही रहते हैं। इसके अलावा जैसे लिखा है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। कृषि योग्य भूमि अपनों ने जैसे पढ़ी है कि ऐसा एरिया जहाँ पे कृषि की जा सके, उनकी भी क्या है कमी हो रही है। कैसे कमी हो रही है? जैसे कि मान लो कोई कृषि वाला एरिया है, तो उसके पास आस-पास अगर कोई इंडस्ट्री लगा देते हैं, तो वो जो भी कृषि के अंदर अपने पानी लगाते हैं, तो उसी पानी के अंदर वो क्या करते हैं अपने रसायनों को या जो भी वेस्टेज होती है, वो उसके बीच में डाल देते हैं, जिसके कारण कृषि वाले क्षेत्रों में भी अपने कह सकते हैं उनकी उत्पादकता में कमी आ रही है और जो कृषि योग्य भूमि है, वो भी धीरे-धीरे क्या होती जा रही है, बंजर होती जा रही है। अब ये हो जाता है चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल पे हैं चैनल को सब्स